हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका पार्ट 5 नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली इन मार्च नॉमिनेटेड एज अ 12th मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द अपर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट विच इज राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहले हमें नोट करना है, राज्यसभा में टोटल आपके जो मेंबर हैं इट इज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स एंड यूटीज को। ठीक है, वेरस इसमें से जो 12 मेंबर्स हैं इन्हें नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिनमें से अभी सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया है एज अ 12th मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किसने अपॉइंट किया है, किसने नॉमिनेट किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति जी, जो एक ऑथर भी है, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और आप इन्हें इन्फोसिस कंपनी के रिलेटेड जो न्यूज आती हैं उनसे भी इन्हें जानते होंगे। ठीक है, इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ भी है ये। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सुधा मूर्ति जी के अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 2006 में जो है पद्मश्री से नवाजा गया था और 2023 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था इनके सोशल वर्क के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप जो है टोटल जो 12 मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनकी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, पहले नंबर पे है महेश जेठा मलानी, ठीक है, सोनल मानसिंह, राम शकल, देन राकेश सिन्हा, गुलाम अली, देन रंजन गोगोई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, इलैयाराजा, नेक्स्ट है वी विजेंद्र प्रसाद, देन सतनाम सिंह संधू। ठीक है, इन्हें जनवरी में जो है नॉमिनेट किया गया था। देन सुधा मूर्ति जी, जिन्हें रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इन मार्च 2024 डैश द क्रिएटर ऑफ अ ड्रैगन बॉल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड बेस्ट सेलिंग मांगा, जो आपकी नोवेल होती है, ठीक है, रिसेंटली पास्ड अवे। तो इनका नाम क्या था, इन क्रिएटर का नाम था आपका अकीरा तोरियामा। ठीक है, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अब इन्हें जो है 2019 में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर दिया गया था फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। Now next है, the Union Cabinet has approved the increase of a dash% dearness allowance, that is DA, to central government employees and dearness relief to the pensioners with the effect from 1st January 2024। तो कितना परसेंट यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है हमें DA में, ठीक है, एंड DR में, तो इट इज अराउंड योर 4%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एडिशनल इंस्टॉलमेंट है ये बेसिकली जो डीए में देखी गई है 46% से ये कितनी हो गई है, 50% हो गई है। ठीक है, ऑफ अ बेसिक पे और अ पेंशन, दिस सॉ ओवरऑल इंक्रीज ऑफ अ 4% ऑफ डीए ओवर द एग्जिस्टिंग रेट। ठीक है, वहीं पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कैंटीन अलाउंस एंड डेप्यूटेशन अलाउंस जो है ये भी आपका इंक्रीज हुआ है 25% से। फाइन, देन यहाँ पे जो इंक्रीज देखा गया है डीए और डीआर में, ये बेस्ड है आपका it is based on the accepted formula recommended by the 7th Central Pay Commission. ठीक है, now next question है, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the MSP, which is minimum support price for raw jute for 2024-25 सीजन एट रुपीज डैश पर क्विंटल। तो MSP यहाँ पे कितना अप्रूव किया गया है, तो इट इज 5335 पर क्विंटल। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, इतना यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। ठीक है, वहीं पे इसका 2022-23 का जो सीजन था, 2023-24 का जो सीजन था उसमें MSP कितना रहा था आपका, 5050 पर क्विंटल रहा था। ठीक है, तो एंड इट शोज द ओवरऑल इंक्रीज कितना है ये, अगर कंपेयर किया जाए लास्ट आपके जो ईयर था 2023-2024 सीजन का, इट इज 5.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बजट outlay for the India AI mission recently approved by the Cabinet of India। तो recently यूनियन कैबिनेट ने जो है बजट यहाँ पे पास किया है, अप्रूव किया है इंडिया AI मिशन के लिए।
ठीक है, कितना यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, तो इट इज 10,371.92 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कि कैबिनेट ने यहाँ पे इंडिया एआई मिशन के लिए अप्रूवल दे दिया है बजट का फॉर 5 ईयर्स। और यहाँ पे बेसिकली अब जो ये बजट है आपका, इससे काम किया जाएगा, यहाँ पे एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें डेवलपमेंट की जाएगी। ठीक है, नाउ अब ये जो अमाउंट है ये आपका किस चीज में यूज किया जाएगा, इससे क्रिएट किए जाएंगे लार्ज कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल कंप्राइजेस ऑफ ओवर 10,000 graphic processing unit which will be made available to the various stakeholders to create a AI ecosystem. I hope ये clear होगा आपको। ठीक है, now next question है, in March 2024 the Union Cabinet has approved a Unnati 2024 scheme to foster industrial growth and employment generation in the northeastern region. What does Unnati stands for? तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है उन्नति स्कीम को। क्वेश्चन क्या है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उन्नति का फुल फॉर्म क्या है। उन्नति स्टैंड्स फॉर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब इसका मेन एम क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे इंडस्ट्रीज को डेवलप करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, अब इसके स्कीम पीरियड की बात करें तो ये इफेक्टिव है आपका फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन अंटिल द 31st March 2034 विद 8 ईयर ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसका टोटल, इस स्कीम का टोटल कॉस्ट जो है वो कितना है, इट इज 10,037 करोड़ है। ठीक है, कवरिंग द 10 ईयर पीरियड विद एडिशनल 8 ईयर्स फॉर कमिटेड लाइबिलिटीज। अब कमेंसमेंट की बात करें प्रोडक्शन की, ऑल एलिजिबल इंडस्ट्रियल units to commence their production or operation within 4 years from the grant of registration। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें वो कौन सी है, इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी आपकी। ठीक है, नाउ अब इसका टारगेट क्या है, इट इज टू प्रपोज स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अप्रोक्सीमेटली 2,180 application and to generate 83,000 direct employment opportunities along with a significant number of indirect jobs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in March the cabinet approved the extension of a targeted subsidy of rupees 300 per 14.2 kg cylinder to the beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana for the financial year 2025. The total expenditure will be rupees dash crore for financial year 2025। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस चीज के एक्सटेंशन के लिए, जो सब्सिडी है उसके एक्सटेंशन के लिए ओवर दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है विमेंस को। ठीक है, अब इसके लिए टोटल बजट या टोटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, इट इज 12,000 करोड़। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन, नाउ जो स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत आपकी मई 2016 में की गई थी बालिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इस स्कीम के जो है पूरा ओवरऑल कैसा काम करेगा ये कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, और यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एलपीजी कनेक्शंस विमेंस को फ्रॉम दी बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसको बेसिकली एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, एज ऑन 1 मार्च 2024 देयर आर 10.27 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसीव द प्रेस्टिजियस measles and rubella champion global award for its exemplary effort in combating these diseases। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पे ये अवार्ड रिसीव हुआ है और इंडिया की तरफ से ये अवार्ड बेसिकली रिसीव किया है। ठीक है, किसने ये अवार्ड रिसीव किया है, एम्बेसडर श्रीप्रिया रंगनाथ ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एट द अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इन दी वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अब इंडिया को ये अवार्ड क्यों दिया गया है, ये अवार्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड मेस्लेस एंड रुबेला चैंपियनशिप अवार्ड ये इंडिया को दिया गया था 6 मार्च 2024 को फॉर इंडियाज एफर्ट टू कॉम्बैट मेस्लेस एंड रुबेला विद इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लाइक मेस्लेस एज अ ट्रेसर एंड टू स्ट्रेंथन रूटीन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको।
नाउ यहाँ पे ये दोनों जो डिजीजेस हैं ये आपकी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं और इंडिया ने एम किया था एलिमिनेट करने के लिए इन डिजीजेस को, ठीक है, थ्रू इट्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सिंस 2017, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैव रिसेंटली in March received the President's standards and colors presented by the द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कितने यूनिट्स को यहाँ पे जो है रिसीव हुआ था प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर्स, तो आंसर आपका हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के 4 यूनिट्स को ही दिया गया था। कौन कौन सी यूनिट्स थी? नंबर 45 फ्लाइंग ड्रैगर्स, इनकी तरफ से यहाँ पे इसे रिसीव किया था ग्रुप कैप्टन एम सुरेंद्रन ने, ठीक है। नंबर 221 स्क्वाड्रन वॉयलेंट विच इज ग्रुप कैप्टन शुभांकन जो है इन्होंने इसे रिसीव किया था, ठीक है। देन 11 बेस रिपेयर डिपोर्ट, इनकी तरफ से एयर कॉमोडोर आशुतोष वैद्य। देन 509 सिग्नल यूनिट ग्रुप कैप्टन विवेक शर्मा ने इसे रिसीव किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इन मार्च 2024 द इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ इंडिजीनियसली डेवलप्ड Agni 5 ballistic missile equipped with the multiple independently targetable re-entry vehicle that is MIRV technology under dash mission, ठीक है। तो कौन से मिशन के अंडर जो है इसे बेसिकली यहाँ पे इसका सक्सेसफुल रन किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मिशन दिव्य अस्त्र, ठीक है। कौन सा मिशन है? मिशन दिव्य अस्त्र, ठीक है। अब अग्नि मिसाइल की बात करें तो इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO और इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन आपके जो है लगे हैं, ठीक है। ये यूज करता है 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन, हैज अ रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर्स। तो ये भी ध्यान में रखना है, रेंज पूछी जा सकती है आपको, ठीक है। इसमें यूज की गई है MIRV टेक्नोलॉजी विच अलाउज अ सिंगल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टू कैरी 4 to 6 न्यूक्लियर वॉरहेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें फायदा मिल जाता है कि ये 4 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड जो है कैरी कर सकता है, ईच केपेबल ऑफ हिटिंग द डिस्टिंक्ट टारगेट्स। MIRV technology would improve the Agni 5 missiles ability to precisely deliver numerous warheads to distinct targets, ठीक है। यहाँ पे आप जो है पूरी इसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था 3 स्टेज के यहाँ पे इंजन होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ये आप देख सकते हो इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिसेंटली इन मार्च द चेयरपर्सन ऑफ अ PFRDA विच इज दीपक मोहंते, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल पेंशन सिस्टम वेब एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब क्वेश्चन यहाँ पे है NPS वेब एप्लीकेशन को बनाया किसने है, डेवलप किसने किया है, कौन सी कंपनी ने? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ज़ीरोधा ने इसको जो है आपका बनाया है, ठीक है। NPS वेब एप्लीकेशन को डेवलप किया है, क्लियर। नाउ दिस ऐप ऑफर्स अ सीमलेस एक्सेस टू NPS for users allowing them to easily manage their NPS account। तो इसके थ्रू आप अपना जो NPS अकाउंट है इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपको नोट करना है रिसेंटली दीपक मोहंते जी जो हैं इन्होंने बेसिकली जो आपके चेयरमैन है PFRDA के, इन्होंने अपॉइंट किया है यहाँ पे होल टाइम मेंबर किसे? ममता शंकर को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द महात्रि Vandana Yojana in which state for uplifting and economically empower women in the state। तो PM नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था, इस योजना को लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इसके लिए PM मोदी जी ने पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो भी यहाँ पे डिसबर्स की थी विच इज ऑफ ₹655 करोड़, ठीक है। ये पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी यहाँ पे। अब इस स्कीम के अंडर जो है 1000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ एलिजिबल मैरिड वुमेन्स को, ठीक है, थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सारी मैरिड वुमेन्स इसमें आ जाती हैं अबव द 21 ईयर्स एज ऑफ 1 जनवरी 2024, ठीक है। इसमें विडोज एंड डिवोर्स्ड वुमेन भी इंक्लूडेड हैं, फाइन। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है विष्णु दियो साई। गवर्नर इसके हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। Now next है which of the following statement is are correct with respect to Anthony De Mello Trophy 2024 held from January to March 2024।
पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपके है, इस ट्रॉफी से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं, कौन सा सही है बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इंडियन मेंस टेस्ट क्रिकेट टीम वॉन द एंथोनी दे मेलो ट्रॉफी 2024 बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन अ 5-मैच टेस्ट सीरीज फॉर 4-1. Next है, the Anthony De Mello Trophy 2024 series is the first ever test series where 102 sixes were hit. Next है, Ravichandran Ashwin played his 100th test for India in the 5th test against England at a Dharamshala where he also took 5 wickets in the second inning. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है, तो सारे ही करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, और 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एंथोनी दे मेलो ट्रॉफी की। ठीक है, जो ये ट्रॉफी है सबसे पहले ये किसके नाम पे रखी गई है, तो एंथोनी दे मेलो जो इंडियन क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ठीक है, ये आपकी जो ट्रॉफी है ये टेस्ट सीरीज होती है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, एक और चीज, जो एंथोनी दे मेलो थे ये आपके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी थे बीसीसीआई के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, अब बीसीसीआई की बात हो रही है तो करंट प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के, इनका नाम है रॉजर बेनी, हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका लोकेटेड है। ठीक है, नाउ अब इसका जो फर्स्ट एडिशन था आपका एंथोनी दे मेलो ट्रॉफी का, ये कब हुआ था, 1951 से 1952 में ये हुआ था। ठीक है, जो आपका ड्रॉ रहा था मैच। ठीक है, नेक्स्ट है की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे बुमराह बिकेम द क्विकेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू 150 टेस्ट विकेट्स, बेसिकली जिन्होंने 150 टेस्ट विकेट्स लिए हैं, अचीविंग द फीट इन द 34 टेस्ट मैचेस। इंडियन क्रिकेट टीम रजिस्टर्ड देयर रिकॉर्ड ऑफ अ 17th consecutive टेस्ट सीरीज विन ऑन द होम सॉइल सिंस 2012-2013. Then Sarfaraz Khan became the 4th Indian batter to score 50+ score in both innings of a test debut. Then Dhruv Jurel becomes the first Indian wicketkeeper in a 22 years to win the Man of the Match award in his debut test match held at Ranchi. Next point है, England's James Anderson became the first fast bowler and third bowler to take 700 test wickets. ठीक है, अब अवार्ड्स की बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पे दिया गया था यशस्वी जायसवाल को। ठीक है, मोस्ट रन्स इन द सीरीज अगेन यशस्वी जायसवाल, और इनके रन थे 712 रन्स, एंड मोस्ट विकेट्स इन द सीरीज ये दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को फॉर 26 विकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द बीकॉम हैज बीन डिक्लेयर एज द 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, तो 27 डिस्ट्रिक्ट ये बना है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था बीकॉम डिस्ट्रिक्ट, एंड इन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा था इसका हेडक्वार्टर का आटा नपैंग फूंग का। ठीक है, नाउ अब बीकॉम कंसिस्ट ऑफ 27 विलेजेस फ्रॉम द वेस्ट केमेंग एंड 28 विलेजेस फ्रॉम द ईस्ट केमेंग। तो केमेंग के जो एरिया है आपके ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन उससे मिला के बीकॉम डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और इससे पहले 26 डिस्ट्रिक्ट केरी पेंड्योर जो है ये भी बनाया गया था। ठीक है, ये न्यूज़ आपकी थी मार्च की स्टार्टिंग की न्यूज़ थी ये। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद में रखनी है आपको, 26 डिस्ट्रिक्ट बना था केई पेन्योर और 27 बना है आपका बीकॉम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बने हैं। फाइन, now next question है, which state's Department of Industries and Commerce recently in March has signed an MOU with the Yes Bank Limited and Cellmetric Private Limited to facilitate digital sales for small businesses, farmers and entrepreneurs through the Open Network for Digital Commerce, that is ONDC platform. तो इनमें से कौन सा स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है जिन्होंने येस बैंक के साथ और सेलमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है आपका टाई अप किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नागालैंड। ठीक है, now next है, in March 2024 the Ministry of Jal Shakti has signed an MOU with which among the following institution for establishment of a International Center of Excellence for Dam, that is ICED। तो कौन सी यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर।
ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ MOU साइन हुआ है। अब यहाँ पे जो ICED है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है डैम के लिए, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज DRIP फेज 2 एंड फेज 3। अब ये यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, ये आपका वैलिड रहेगा 10 ईयर्स तक और टिल द ड्यूरेशन ऑफ द DRIP फेज 2 एंड फेज 3 स्कीम। ठीक है, जो भी आपका पहले होगा कंप्लीट। ठीक है, देन ICED एट IISc Bangalore विल बी द सेकेंड इंटरनेशनल सेंटर फोकस्ड ऑन डैम सेफ्टी। फर्स्ट यहाँ पे पूछा सकता है कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, तो IIT रुड़की में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें फॉर डैम्स, तो जो ICED है IISc बैंगलोर में, ये आपका टेक्नोलॉजिकल आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, मॉडलिंग, रिसर्च एंड इनोवेशंस में। ठीक है, ये साथ में ही ऑफर करेगा टेक्निकल सपोर्ट टू द इंडियन एंड ओवरसीज डैम ओनर्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इन्होंने कितना ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड किया है ICED के लिए, तो इट इज अराउंड 118.05 करोड़। ठीक है, एंड जो ये फंड है ये यूज कहाँ पे किया जाएगा, प्रोक्योर करने के लिए गुड्स एंड मशीनरीज, स्टैब्लिश करने के लिए नई लेबोरेटरीज को, एंड मजबूत करने के लिए जो एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ICED विल हैव अ सेंटर डेवलपमेंट फंड which will be augmented by the portion of a consultancy charges, short-term training programs and any other revenue earning activities। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च अ स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म along with the Ministry of Tourism to transform सैनिटेशन स्टैंडर्ड इन इंडियाज टूरिज्म सेक्टर। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया था, तो आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे लॉन्च किया था अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नाउ अब यहाँ पे स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव का एम क्या है कि हमें एनहांस करना है एस्थेटिक एंड सैनिटेशन लेवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़े इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट है आपके, जैसे बाइजन रिसोर्ट जो है ये आपका पहला बेसिकली रिसोर्ट बना है जिसने रिसीव किया है 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फाइन, नेक्स्ट है नेशनल पायलट ऑन स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इन हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज। इट वाज लॉन्च एट द पहलगाम in the Anantnag district of Jammu and Kashmir and Kaziranga National Park, Assam। तो ये दोनों ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, Now next question है, the Cabinet Committee on Security has approved how much fund for the 5th generation advanced medium combat aircraft fighter jet project for the Indian Air Force। तो recently जो आपका Cabinet Committee on Security है, इन्होंने 15,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है किस चीज के लिए, 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइन, अब यहाँ पे जो DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है, ये यहाँ पे नोडल एजेंसी आपकी रहेगी जो एग्जीक्यूट करेगी इस प्रोग्राम को, और इसका जो एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग है वो यहाँ पे ये सारा काम संभालेगी। ठीक है, डिजाइनिंग का और एग्जीक्यूट करने का प्रोग्राम को। फाइन, अब इसे मैन्युफैक्चर कौन करेगा इन एयरक्राफ्ट्स को, तो इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय द HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, अब जो आपका 5th जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसका मेन एम क्या है कि ये यहाँ पे 5 प्रोटोटाइप जो है AMCA के डेवलप करें नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, बिफोर 2030, एंड जो इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप है ये आपका एक्सपेक्टेड है कि ये 2026 तक जो है रिलीज कर दिया जाएगा, रोल आउट कर दिया जाएगा। फाइन, इसी के साथ साथ जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इन्होंने यहाँ पे ये एक और प्रपोजल जो है वो क्लियर किया है, which is of 34 new advanced light helicopter ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, जिसमें से 9 जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है आपके इंडक्ट किए जाएंगे, वेरेज 25 इनमें से जो है 34 में से 25 इंडियन आर्मी में आपके इंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, एंड इसका जो आपका कॉस्ट है वो लगभग 8,000 करोड़ का यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ में ही इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर कौन करेगा, अगेन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है। Now next question है, the Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान has inaugurated IHUB Foundation during the 100 Cube Startup Conclave, जो आपका
कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था IIM संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब 100 क्यूब स्टार्टअप इनिशिएटिव जो है इसका मेन एम क्या है कि हमें 2036 तक 100 स्टार्टअप जो है ये क्रिएट करने हैं, जिसका कॉस्ट आपका लगभग है 100 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब जो कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ था IIM संबलपुर में, इस कॉन्क्लेव में बहुत सारे MOUs जो है साइन किए गए थे इंडस्ट्री पार्टनर्स IIM संबलपुर एंड IIM मुंबई के बीच में। किस चीज के लिए? एस्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन इन ओंगुल उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे MOU साइन हुआ था IIM संबलपुर एंड IG ड्रोन्स के बीच में एस्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट एवर ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द दिल्ली कैंपस ऑफ IIM संबलपुर। ठीक है, देन अगला MOU आपका साइन हुआ था अपना.co और IIM संबलपुर के बीच में। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट है in March 2024 India and European Free Trade Association that is EFTA, जो आपका इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके चार आपके कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अभी डिस्कस करेंगे कौन सी आपकी कंट्रीज हैं। ठीक है, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। EFTA और इंडिया ने यहाँ पे एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है वर्थ जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी? वर्थ $बिलियन US प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट ओवर दी 15 ईयर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है। कितना इसका वैल्यू है? इट्स वैल्यू इज $100 बिलियन US। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो EFTA है ये इन्होंने यहाँ पे कमिट किया है कि ये प्रमोट करेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो इंक्रीज की जा सके। ठीक है, साथ में ही इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट है TEPA जो अग्रीमेंट है यहाँ पे, दिस मार्क्स इंडियाज फर्स्ट एवर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद 4 डेवलप्ड नेशन, जिसकी मैंने अभी बात की थी। कौन कौन से नेशंस हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, नाउ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करें तो करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है वेसित मेलिंग जो नॉर्वे के हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960। फाइन, नाउ नेक्स्ट है with which company the National Highway Authority of India has signed a 5-year MOU to provide immediate assistance to the accidents victim and to strengthen NAHI's incident management system on the national highway। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ नाही ने 5 साल का अग्रीमेंट साइन किया है इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे उन्हें। ठीक है, और स्ट्रेंथन करने के लिए नाही का इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज HLL लाइफ केयर लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया गया है, ये टाइप किया गया है। ठीक है, अब इस टाइप के थ्रू जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा HLL लाइफ केयर लिमिटेड जो है ये प्रोवाइड करेगी यहाँ पे एम्बुलेंस, रूट पेट्रोल वैन्स, क्रेन्स, रियल टाइम ट्रैकिंग, सपोर्टिव सुपरविजन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट की जाएंगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो बेसिकली एक्सीडेंट विक्टिम्स होंगे उनको नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होंगी वहाँ पे उनको इलाज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा सेंटर्स, इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन सेंटर्स टू ऑफर असिस्टेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर्स एंड इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, साथ में ही इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द नेशनल हाईवे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो आपका 1033 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे सिग्नेटरीज पूछे जा सकते हैं, तो जो नाही के चेयरमैन है आपके संतोष कुमार यादव एंड कुरुविला PC एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड ऑफ HLL लाइफ केयर लिमिटेड, इनके बीच में ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। द रूल्स टू फास्ट ट्रैक द सिटीजनशिप process for non-Muslims immigrants such as Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who had entered India before 31st December dash। कौन से ईयर से यहाँ पे बोला गया है? 31st December 2014 इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे पहले जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी? ठीक है, तो ये आप क्या चाहते हैं? ठीक है,
जहाँ पे CAA जो है अप्लाई नहीं होता है, तो इंडियन सिटीजन्स पे नहीं होता है, ठीक है। अब CAA का मेन एम क्या है कि यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है ऐसे फॉरेनर्स को, ठीक है, जिनको धर्म के नाम पे जो है प्रताड़ित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया जाता है, ठीक है, बिकॉज दे आर हिंदू, उन पे बहुत अत्याचार होते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर वो हिंदू यहाँ पे इंडिया में आते हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, फाइन। अब जो CAA है, इट डजंट अप्लाई टू द एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दोज हु कवर्ड बाय द इनर लाइन परमिट सिस्टम, protecting the interest of tribal and indigenous communities in the northeastern region, ठीक है। and the residents of these areas cannot apply for the Indian citizenship under the CAA। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको, फाइन। Now next है, as per RBI's annual report of Ombudsman scheme 2022-23, the complaints received by the office of RBI Ombudsman, that is ORBIOs and centralized receipt and processing center, that is CRPC, increased by -% in the financial year 2023 as compared to financial year 22, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, RBI की जो एनुअल रिपोर्ट है ऑन ओम्बुड्समैन स्कीम 2022-23, इसमें यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो कंप्लेंट है वो इंक्रीज हुई है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 68.24% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या की पॉइंट्स थे, जैसे जो कंप्लेंट्स थी ये आपकी लगभग रिसीव हुई है 7,03,544 कंप्लेंट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। नाउ बात करते हैं, जो ये रिपोर्ट है ये फर्स्ट स्टैंडअलोन रिपोर्ट है अंडर द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, जो एक्सप्लेन करती है अबाउट द 22 ऑफिसेस ऑफ RBI ओम्बुड्समैन, ठीक है। ये बात करती है सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स की एंड कॉन्टैक्ट सेंटर की, ठीक है, इनकी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करती है, फाइन। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था, आउट ऑफ टोटल कंप्लेंट्स, बेसिकली आउट ऑफ जो 7,03,544 कंप्लेंट्स थी, इसमें से आपकी जो 4,68,270 कंप्लेंट्स थी ये किसने क्लोज की है, CRPC ने, ठीक है। इनमें से 2,34,690 कंप्लेंट्स जो थी ये आपकी हैंडल की है ORBIOs ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स थी दे आर कंस्टिट्यूटेड दी मेजॉरिटी, जो आपकी लगभग थी 1,96,635 कंप्लेंट्स, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ 83.78% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द ओम्बुड्समैन ऑफिसर्स, ठीक है। अब डिस्पोजल रेट की बात करें तो ओवरऑल डिस्पोजल रेट यहाँ पे था फाइनेंशियल ईयर 2023 का ORBIOs का, ये था आपका 97.99%, ठीक है, विद एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ 33 डेज, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना था, 44 डेज हुआ करता था, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स कौन कौन से एरियाज से यहाँ पे रिसीव हुई हैं, तो सबसे पहले नाम आपका है चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे ओम्बुड्समैन कंप्लेंट्स के। वहीं पे कुछ आपके स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे लोएस्ट कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में, विच इज मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किए हैं, ठीक है। 3 वेरिएंट इसके हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वेरिएंट की बात हुई है, कौन कौन से वेरिएंट है, इन्हें लॉन्च किया गया है आपका स्टिकर्स की फॉर्म में, वॉच क्लैप्स के फॉर्म में एंड रिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली आप टैप करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो अपनी, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो सबकी, फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडसइंड बैंक जो है इसके MD and CEO कौन है, सुमित कथपलिया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च सिडबी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट वर्थ $1 तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ मार्च सिडबी ने सिक्योर किया है, ठीक है, $120 मिलियन का अप्रूवल फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे
जीएफसी की बात हो रही है। जीएफसी ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है 120 मिलियन यूएस डॉलर का। किस चीज के लिए? फर्स्ट एंकर प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड ऑफ सिडबी। ठीक है। अब जीसीएफ क्या है? जीसीएफ आपका एक फंड है, साउथ कोरिया का फंड, जिसे स्टैब्लिश किया गया था विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 24.5 मिलियन यूएस डॉलर का टू दिस एएसएफ फंड। ठीक है। एएसएफ फंड क्या है? ये बेसिकली ऐसा फंड है जिसे इन्वेस्ट किया जाएगा अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स और एमएसएमईज में। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जीएफसी ने ये कमिटमेंट की थी कि अनाउंस किया था कि ड्यूरिंग द 38th बोर्ड मीटिंग ऑफ जीएफसी, जो आपकी रवांडा में हुई थी 5 to 7 मार्च 2024 में, वहां पे कमिटमेंट किया गया था। ठीक है। ये इतना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फाइन। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो सिडबी के आपके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, which bank has launched Earth Green Term Deposit Scheme to finance eligible environment friendly project? तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने यहाँ पे लॉन्च किया है अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम को? तो इट वॉज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसका नाम क्या है स्कीम का? इट इज पीओबी अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम। इसके लिए एलिजिबल कौन है? जनरल पब्लिक या इंडियन रेजिडेंट बोल सकते हैं, एनआरआईज एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। ठीक है। टेन्योर की बात करें तो 1.5 ईयर्स का टेन्योर यहाँ पे है, जो सिग्निफाई करता है। ठीक है। बेसिकली इट सिग्निफाइज द एम टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। दूसरा टेन्योर है 1717 डेज टेन्योर, which is doubly emphasizing the United Nations 17 Sustainable Development Goal। ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है। एंड करंटली इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है देवदत्ता चंद। ठीक है। नेक्स्ट है, which among the following life insurance company has launched a comprehensive women's health insurance plan, जिसका नाम है हेल्थ पावर। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इस कंपनी ने यहाँ पे एक प्लान लॉन्च किया है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है विमेंस के लिए। इसका नाम है हेल्थ पावर। तो कभी कभी आपको प्लान का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। करंटली एमडी एंड सीईओ कौन है आपके? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। तो आंसर आपका हो जाएगा एमडी एंड सीईओ है अलोक रुंगता। ठीक है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1831 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके एमडी एंड सीईओ रिसेंटली ही अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। Now next है, in March 2024 the आसिफ अली जरदारी sworn in as a attached president of Pakistan। तो आसिफ अली जरदारी जो है ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं आपके पाकिस्तान के। ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये इनका सेकंड, ये जो है बेसिकली सेकंड टाइम प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं। इससे पहले ये 11th प्रेसिडेंट भी बने थे यहाँ पे। ठीक है। 11th प्रेसिडेंट एंड नाउ ही इज sworn in as a 14th प्रेसिडेंट। और इन्होंने अभी रिसेंटली जो है रिप्लेस किया है आरिफ अलवी को। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है किसे रिप्लेस किया है। फाइन। नेक्स्ट है, which state government has partnered with the World Economic Forum to establish Center for Artificial Intelligence in the state। ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने पार्टनरशिप किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ स्टैब्लिश करने के लिए सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। ठीक है। ये क्लियर हुआ। Now next है, in March 2024 the नायब सिंह सैनी is sworn in as a 11th CM of which state? तो इन्हें जो है 11वां CM बनाया गया है आपका हरियाणा का। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जो है इनका अलायंस हुआ करता था, ये अलायंस स्प्लिट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पुराने आपके सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने यहाँ पे अपना जो है रिजाइन दे दिया है और अब नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के आपके कैंडिडेट हैं, इन्हें यहाँ पे सीएम बनाया गया है। ठीक है। वहीं पे अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है हरियाणा के? इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।